आज की कहानी है टूटे घरौंदे। पापा, वहाँ क्या कुएं से पानी पीते हैं? नहीं, नलका लगा है घर में। मिट्टी के घर हैं क्या वहाँ? नहीं, जैसे यहाँ है वैसे ही हैं। और लालटेन जलानी पड़ेगी क्या? नहीं, लाइट आती जाती रहती है। अब चुप हो जा, गांव जाकर पूछना। मुरली ने अपनी 11 वर्षीय बेटी के एक के बाद एक प्रश्न से झेंपकर उसे चुप कराते हुए कहा। मुरली अपनी पत्नी कविता और बेटी कोमल को 11 वर्षों बाद अपने गांव माकरोल लेकर जा रहा था। माकरोल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का छोटा सा गांव है। मुरली ने 13 साल पहले ये गांव छोड़ा था। वह गांव से अकेला दिल्ली आया था, जिसके 1 साल बाद ही उसकी माँ भी यहाँ आ गई थी। यहीं उसकी शादी मनीना में रहने वाली कविता से करा दी गई थी। जब मुरली की बेटी 2 साल की हुई तो माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। वर्तमान में दिल्ली की हालत तो किसी से छुपी हुई नहीं है। कोरोना के चलते जितना सरकारी धनकोष लोगों के लिए खाली है, उससे कहीं ज्यादा आम आदमी की जेब खाली हो चुकी है। 2 महीने से काम न होने के चलते शहर के बॉर्डर खुलते ही मुरली ने परिवार के साथ वापस गांव लौटने का फैसला कर लिया था। बस में 6 घंटों का सफर अब समाप्त हो चुका था। मुरली, कविता और कोमल अपने सामान से लदालद भरे 4 बैग लेकर बस से उतरे। कविता का मुंह उसके दुपट्टे से, मुरली का गमछे और कोमल का मास्क से ढका हुआ था। गांव का नज़ारा शहर से बेहद अलग था। लग रहा था मानो कोरोना ने यहाँ किसी को छुआ ही ना हो। लोग अब भी गुट बनाए बैठे बातें करते साफ दिख रहे थे। गांव में जैसे जैसे मुरली बढ़ने लगा, उसके माथे पर बल पड़ने लगे। पसीना ऐसे छूटने लगा जैसे जून की गर्मी ने उस अकेले को ही जकड़ा हो। गली में आगे बढ़ते बढ़ते लोगों की नजरें टकटकी लगाए आने वाले उन 6 कदमों को देख रही थी। मुरली ने अपना गमछा हटाया और गली के कोने में बैठे आदमी को देख बोला, और भैया क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। अरे भैया कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ, हम तो सब ठीक हैं, तुम सुनाओ तुम्हारे क्या हाल है? मुरली बोला, हाँ भैया, कर रहे हैं हम तो अपना गुजारो। वह कविता और कोमल की तरफ देखते हुए बोला, भाभी नमस्ते। हम विजेंदर, हम जेई मोहल्ला में रहते हैं, कभी घर घूमने आई हूँ। कविता ने नमस्ते की मुद्रा में सिर हिला दिया। और चाची नजर ना आ रही, कहाँ हैं? मुरली ने विजेंद्र से पूछा। भैया, वो भैंस नभाई में गई हैं। विजेंद्र बोला। यह सुनकर कोमल जोर जोर से हंसने लगी। वह अपने आसपास के इस नए माहौल को देखने में व्यस्त थी। कभी पूछती कि मम्मी यह कौन है, वो कौन है, तो कभी कहती घर कितना दूर है, जल्दी चलो। वहीं मुरली आसपास जो भी जान पहचान का मिलता उसे नमस्ते कहता हुआ, तो कभी हाल चाल का आदान प्रदान करता हुआ जा रहा था। थोड़ी दूरी पर ही मुरली एक घर के आगे आकर रुका और अपना बैग खोल चाबी निकालने लगा। लाल रंग के गेट वाला ये घर मुरली का था। मुरली गेट खोलने लगा, तभी सामने वाले घर से एक बुजुर्ग बाहर निकल कर आए। उन्हें देख मुरली बोला, ताऊ नमस्ते। ताई नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? भैया, तेरी ताई मर गई, उन ताऊजी ने जवाब दिया। हैं? कैसे? मुरली ने हैरानी से पूछा। खेत में घास लेने गई, सांप खा गए हो, उन्होंने पूरी बात की। मुरली सुनकर थोड़ा सा कुचाया, पर फिर नमस्ते कहकर घर के अंदर बढ़ गया। कविता और कोमल भी घर में घुस चैन की सांस ले पा रहे थे। कोमल ने अपना मास्क उतारा और घर को निहारने लगी। 2 मिनट के लिए मुरली की नजरें कोमल पर टिकी और लगने लगा जैसे वह किसी ख्याल में डूब गया हो। उसने कोमल से अपना ध्यान हटाया और जूते उतारने लगा। घर बिल्कुल गंदा पड़ा था। कहीं जाले लटक रहे थे तो कहीं तस्वीरों पर मिट्टी की परतें जमी हुई थी। मुरली साल में 2 बार 4-6 दिनों के लिए यहाँ आता था, लेकिन अकेला, इसीलिए हल्की फुल्की साफ सफाई हो जाती थी। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक कविता, कोमल और मुरली घर की सफाई में ही रम गए। चारपाई के नीचे से घास फूस हटाई गई, खिड़की के जाले झाड़े गए, बर्तनों को मांजा गया, चादरें बिछाई गईं और ढुलकाने के लिए हाथ वाले पंखे निकाले गए। दिन भर की मशक्कत के बाद तीनों खाना खाना बैठे तो एक बार फिर मुरली किसी सोच में खो गया। क्या सोच रहे हो? कविता ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मुरली ने कहा। पापा, यहाँ मेरे दोस्त बन जाएंगे ना? कोमल बोलने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से दोस्ती करने की। मेरा मतलब
कि कोरोना फैला है ना बेटा, तो जितना हो सके घर में रहो, बाहर मत जाना। मुरली की आवाज में हिचकिचाहट थी। हाँ, लेकिन थोड़ा तो बाहर निकलेंगे ही। किसी से हाँ हूं तो करेंगे ही ना, कविता ने कहा। कह दिया ना, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम किसी को जानते नहीं हो तो ज़्यादा रिश्ते जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमें ज़िंदगी भर यहाँ नहीं रहना है। पर कविता कुछ बोलने जा रही थी कि मुरली ने उसे अचानक टोकते हुए कहा, अब क्या चैन से खाना भी नहीं खाने दोगी? कविता ने आगे कुछ नहीं कहा। कोमल का चेहरा भी मुरझाने लगा था। उसे लगा कि इस नए घर में बिना किसी दोस्त के वह बहुत बोर होने वाली है। मुरली वैसे तो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था, उनके साथ हंसता खेलता था, लेकिन इस गांव के जिक्र से ही वह हमेशा खिन्न जाता था। अब गरीबी में आटा गीला वाली बात तो यह हुई थी कि आखिर उसे यहीं रहने आना पड़ा, और इस बार अपने परिवार समेत। मुरली के घर के बगल वाले घर की दीवार बिल्कुल बराबर की थी। दोनों छतें आपस में जुड़ी हुई थी, और उस पर सबसे अलग तो यह कि दोनों ही छतों पर बाउंड्री नहीं थी। वह घर किशोर का था। किशोर एक ज़माने में मुरली का दोस्त हुआ करता था, पर अब सब बदल चुका था। अगली सुबह कोमल छत पर अपने खिलौने लेकर गई तो उसे बगल वाली छत पर एक लड़की दिखी। कोमल ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। उसने उसे एक बार देखा, फिर पलक झपकाकर एक बार फिर देखा, आंखों को मसलकर फिर देखने लगी। जितनी बार देखती उतनी ही ज्यादा हैरान होती। वह उस लड़की के पास गई और कहने लगी, तू कौन है? और तू? एक मिनट बस यहीं रुक, मैं अभी आई। कहकर कोमल भागती हुई नीचे गई। मम्मी मम्मी, जल्दी चलो, देखो उस लड़की को। क्या देखना है बेटा, काम करने दे, जा। अभी तेरे पापा उठेंगे तो चिल्लाने लगेंगे। कविता ने झाड़ू लगाते हुए कहा। अरे मम्मी, लेकिन एक बार देख तो लो। कोमल मम्मी के दाएं बाएं घूमती हुई बोली। कोमल बेटा, जाकर खेल और काम करने दे मुझे, कविता ने गुस्से से कहा। तो कोमल मुंह बनाते हुए निकल गई। कोमल वापस छत पर पहुंची तो वह लड़की वहां से जा चुकी थी। उसने यहाँ वहां झांकने की कोशिश की तो उसे वह लड़की कहीं नहीं दिखी। आखिर कोमल अपने खिलौने लेकर वापस कमरे में आ गई। खिड़की पर टंगे शीशे में वह बार बार अपना चेहरा देखने लगी। कभी मुंह दाईं तरफ करने लगती तो कभी बाईं तरफ, कभी ऊपर तो कभी नीचे। उसे देख कविता पूछने लगी, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तूने सुबह सुबह? अरे मम्मी, आपको नहीं पता, वहाँ छत पर जो लड़की थी ना, बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही थी। बिल्कुल मेरे जैसी? मतलब बिल्कुल मेरे ही जैसी। बिल्कुल तेरे जैसी का क्या मतलब? कुछ भी बोलती है। पास सो रहे मुरली की आंख खुल गई। क्या हो रहा है? वह बोला। पापा, मैंने ना बिल्कुल अपने जैसी एक लड़की देखी ऊपर छत पर, कोमल कहने लगी। क्या? मुरली अचानक उठकर बैठ गया। बिल्कुल तेरे जैसी नहीं दिख रही होगी, नींद में तुझे कुछ भी दिखता है। और तुझे कहा था ना, यहाँ वहाँ नहीं मंडराना। एक दिन हुआ नहीं और नाटक शुरू। छत पर ही तो गई थी, अब क्या कैद हो जाए घर में? बच्ची एक तो अकेली है, यहाँ ऊपर से छत पर भी ना जाए। आपको 2 दिन नहीं हुए यहाँ आए, और आपका तो मानो रवैया ही बदल गया है, कविता शिकायती लहजे में बोलने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, और तुम? मुरली कह ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुरली दरवाज़ा खोलने गया। सामने किशोर और उसकी बेटी सुमन को देख हक्का बक्का हो गया। ऐसा नहीं था कि वह उन दोनों को पहली बार देख रहा हो, लेकिन आज वह उसे साक्षात यम नजर आ रहे थे। भैया, शहर से कब लौटे हो गांव? बताया भी नहीं, चुपचाप आ गए, किशोर कहने लगा। कल ही आए हैं, सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? कहते हुए मुरली के माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगीं। हमारी छोरी सुमन बोल रही कि पापा, बगल वाली छत पर मेरे जैसी छोरी दिखी, तो हमने सोची देख ले। किशोर ने कहा तो अंदर से कविता और कोमल भी निकल आए। मम्मी देखो, बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है, कोमल कविता से कहने लगी। गांव के जो एक दो लोग किशोर के साथ दरवाजे पर थे, वह भी दोनों बच्चियों की एक सी शक्ल देखकर हैरान थे। किशोर की आंखें भी लगभग फटी हुई थी। कविता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, और सबसे अलग मुरली अपनी नज़रें सभी से छुपाने लगा। हर तरफ से आवाज़ आने लगी। कोई कहता, ये तो एक ही शक्ल की हैं, तो कहीं से आवाज़ आती, बिल्कुल जुड़वा बहनें लग रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच किसी फिल्म का दृश्य हो।
जैसे गोविंदा की एक फिल्म में उसकी दो बीवियों से दो बच्चे थे और दोनों की ही शक्लें बिल्कुल एक जैसी थी। सुमन और कोमल की उम्र में 1 साल का अंतर था, लेकिन शक्ल में रत्ती बराबर का भी नहीं। सुमन की आंखें भी बड़ी और गोल थी और कोमल की आंखें भी। सुमन के होंठ भी पतले थे, कोमल के होंठ भी। सुमन का माथा भी चौड़ा था, कोमल का भी। यहाँ तक कि सुमन का रंग भी गोरा था और कोमल का भी। आखिर यह कैसे संभव था कि दो अलग अलग कोख से जन्मी बच्चियां एक सी हो, बजाय कि उनका पिता एक हो। सभी के दिमाग में यह बात आने में देर नहीं लगी। किशोर सुमन को लेकर अपने घर चला गया। किशोर की पत्नी ललिता घर में पसीना पसीना हो रखी थी। किशोर ने उसे देखा और देखते ही उसकी बाह कसकर भींच ली। चल कमरे में, किशोर ने कहा। क्या हुआ? ललिता ने हकलाते हुए कहा। इस छोरी की शक्ल उस मुरली की छोरी से कैसे मिलती है? मुझे क्या पता, और आप पूछ क्यों रहे हैं? भला मुझे कैसे पता होगा? किशोर ललिता की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। वह वहां से उठकर बाहर निकल गया। सुमन समझ नहीं पाई कि उसकी शक्ल किसी से मिलने पर पापा खुश होने के बजाय नाराज क्यों हो रहे हैं। उसने मम्मी से जाकर पूछा, मम्मी, पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं, जा कमरे में जाकर खेल। इतना कह ललिता कुछ सोचते हुए अपने काम में लग गई। मुरली ने दरवाज़ा बंद किया तो कविता की आंखों में उसे ढेर सवाल दिखाई दे रहे थे। उसे समझ आ गया था कि जो राज उसने 12 सालों तक छुपा कर रखा था, अब वह और नहीं छुपा पाएगा। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुरली ने कविता से कहा तो वह रसोई में जा बर्तन धोने लगी, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे बर्तन पटक रही हो। मुरली चारपाई पर लेट गया और हाथ अपनी आंखों पर रख अतीत में गुम होने लगा। मुरली जवान तंदुरुस्त लड़का था, जिसकी सुबह दिन भर खेत में घूमने और रात दोस्तों के साथ मोहल्ले में मटर गश्ती करते निकलती थी। किशोर मुरली का बचपन का दोस्त था। दोनों का घर अगल बगल में ही था, तो जब देखो तब दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। किशोर की शादी जब ललिता से हुई थी, तब मुरली और किशोर दोनों ही 19 वर्ष के थे और ललिता 18 वर्ष की। शादी में जब पहली बार मुरली ने ललिता को देखा था तो उसे वह बेहद अच्छी लगी थी। शादी के बाद जब भी मुरली किशोर के घर जाता तो ललिता को निहारने से खुद को रोक नहीं पाता था। ललिता मुरली के सामने अक्सर घूंघट में रहती थी। सास ससुर के होते हुए तो उसे लगभग 24 घंटे ही घूंघट में रहने की हिदायतें दी गई थीं। मुरली समझता था कि जिस नज़र से वह ललिता को देख रहा है वह सही नहीं है, लेकिन उसके ख्याल उसके काबू में नहीं थे। ललिता खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग, हिरणी सा शरीर, पतली बाहें, सब कुछ मुरली को अपनी तरफ खींचता था। लेकिन उसकी ललिता को पाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, यह वह जानता था। भाभी, किशोर को भेजना तो जरा। एक दोपहर मुरली ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। वह सो रहे हैं, आप जगाना चाहें तो आ जाइए, ललिता ने मुरली से कहा। मुरली ललिता के पीछे पीछे कमरे तक चला गया। ललिता के सास ससुर दोनों ही घर पर नहीं थे, तो उसने कमरे में घुसते हुए अपना घूंघट हटा लिया। मुरली किशोर को उठाने तो गया था, लेकिन ललिता को देख वह चुपचाप सोते हुए किशोर के बगल में बैठ गया। ललिता की नज़रें भी मुरली पर टिकी थी। मुरली को यकीन नहीं हुआ कि सच में ललिता उसे इस तरह देख रही है। वह थोड़ा सकपका गया और किशोर को जगाने लगा। अगले दिन से मुरली किसी न किसी बहाने छत पर जाने लगा, जहां उसे दूसरे कोने पर ललिता उसी समय पर दिख जाती थी। उसे पता था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ललिता जानबूझकर छत पर आती है। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ललिता किशोर की बजाय उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। मुरली तो अविवाहित है, लेकिन ललिता किसी की पत्नी होते हुए यह सब क्यों कर रही है। मुरली ललिता की तरफ आकर्षित था, लेकिन ललिता का आकर्षण कितना खतरनाक साबित हो सकता था, यह भी वह अच्छी तरह समझता था। और फिर एक दिन वही हुआ जो वह सोच रहा था। किशोर के माता पिता दूसरे गांव एक शादी में गए हुए थे। घर पर सिर्फ किशोर और ललिता ही थे। मुरली और किशोर अपने बाकी दोस्तों के साथ मुरली के घर खाने पीने में लगे थे। किशोर ने एक के बाद एक गिलास शराब पी ली, जिस कारण उसके लिए होश संभालना मुश्किल होने लगा। रात गहराने लगी थी और सभी दोस्त एक एक कर अपने घर जाने लगे।
किशोर ने इतनी पी ली थी कि उसे ठीक से खड़े होने में भी परेशानी हो रही थी। मुरली किशोर को उसके घर ले जाने लगा। रात गहरी थी और लोग अपने घरों में सोए थे। मुरली ने पहले सोचा था कि किशोर को उसकी छत से ही छोड़ आए, पर फिर सोचा कि उसे सीढ़ियों पर चढ़ाना मुश्किल होगा, तो सीधा दरवाजे से ही ले गया। घर में घुसा तो मुरली की मदद करने के लिए ललिता किशोर को पकड़ने लगी। किशोर को पकड़ते पकड़ते ललिता के हाथ मुरली के हाथों को बार बार छू रहे थे। मुरली के लिए इस तरह किसी औरत का छूना बहुत नया था। खुद को रोक पाना मुरली के लिए कठिन था, और आज तो मौका भी था और ललिता की हाँ थी, यह भी वह जानता था। किशोर को कमरे में लेटाकर वह कमरे से बाहर निकला तो ललिता ने कमरे से निकल दरवाजे पर कुंडी लगा दी और मुरली को देखने लगी। उसने मुरली को दूसरे कमरे में आने का इशारा किया और मुरली उसके पीछे चला गया। उसे ललिता से कुछ पूछने की सुध नहीं थी और ललिता उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी। लगभग 45 मिनट मुरली और ललिता का जिस्मानी संबंध चलता रहा। मुरली उत्तेजित था और उसने वासना के चलते एक दोस्त की भूमिका भुला दी थी। वह अपने घर गया तो इस ग्लानि ने उसे घेर लिया। एक तरफ वह ललिता के साथ इस प्रसंग को दोहराना चाहता था और दूसरी तरफ इस बात को स्वीकारना नहीं चाहता था कि उसने अपनी दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा है। उसने किशोर के घर जाना छोड़ दिया। किशोर और बाकी दोस्त उसे बुलाने आते तो साफ मना कर देता। ललिता की तो शक्ल ही नहीं देखना चाहता था वह। 1 हफ्ता ही हुआ था कि उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया था। दिल्ली में उसके दूर की रिश्तेदारी का एक लड़का नौकरी कर रहा था। उसी के भरोसे वह दिल्ली आ गया। समय समय पर घर पर बात हो जाती तो सभी की खबर मिल जाती। 6 महीने बाद घर आया तो ललिता के गर्भवती होने की बात जानकर भी उसे कोई हैरानी नहीं हुई। वह 2 दिन के लिए आया था और किसी से मिले बिना ही चला गया था। किशोर और बाकी दोस्त उसे बड़ा आदमी तो कभी घमंडी कहते और अपनी दिनचर्या में रम जाते। ललिता की बच्ची को लेकर मुरली को पहली बार हैरानी तब हुई जब उसकी बेटी कोमल 4 साल और ललिता की बेटी सुमन 5 साल की थी। वह गांव आया था जमीन के किसी मसले को लेकर। जब उसने सुमन को पहली बार देखा था, उसका चेहरा हूबहू कोमल जैसा था। मुरली समझ चुका था कि उस रात ललिता और उसके बीच जो कुछ भी हुआ, उससे ललिता गर्भवती हुई थी और यह बच्ची किशोर की नहीं बल्कि मुरली की थी। उसने फैसला कर लिया था कि कभी दोनों बच्चियों का ना सामना होने देगा, न किसी को यह बात पता चलने देगा। पर अब इतने सालों बाद बात हाथ से निकल चुकी थी। उसके पास गांव वापस आने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। शहर में भूखों मरने की नौबत आने से पहले निकल जाना ज़रूरी था। राज खुलने की आशंका तो उसे थी, लेकिन यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा यह उसने नहीं सोचा था। वह किसी को कुछ समझा नहीं सकता था, ना कोई सफाई दे सकता था। ललिता ने सब कुछ क्यों किया यह तो उसे आज तक नहीं पता चला, ना उसने जानना चाहा। लेकिन उसके दिमाग में कई बार यह बात ज़रूर कौंधी कि सुमन ललिता की इकलौती बेटी थी। क्या इसका मतलब यह है कि किशोर में कुछ कम? नहीं नहीं, वह इस तरह की कोई बात सोचना भी नहीं चाहता था। वह अब क्या करेगा नहीं जानता, लेकिन कविता को सब सच बता देगा यह तो तय है। लेकिन कविता से माफ़ी मांग लेने से या माफ़ी मिल भी जाए तब भी गांव वालों और किशोर से कैसे सामना करेगा यह वह नहीं जानता। उसकी एक गलती इतने सालों बाद उसका घरौंदा तोड़ देगी, मुरली ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। दिन लंबा था और उसे काटना बेहद मुश्किल। कोमल बाहर आंगन में अपने खिलौनों में गुम थी और कविता कभी धम से एक परात पटकती तो कभी भगोना। सुबह के वाक्य को 3 घंटे बीत चुके थे। धूप गहराई हुई थी। मुरली और कोमल अंदर कमरे में थे और कविता ने रसोई को अपना कमरा बना रखा था। घर में लाइट नहीं थी और यह दिल्ली तो थी नहीं कि इन्वर्टर चला पंखे की हवा खा सकें। गर्मी से मुरली का सिर भन्ना रहा था। पंखा ढुलगाते हुए उसके हाथ दुखने लगे थे। कोमल सो रही थी और मुरली उसे भी हवा कर रहा था, लेकिन छोटी सी रसोई में कविता गर्मी से कम और आक्रोश से ज़्यादा तप रही थी। मुरली को चिंता होने लगी कि कविता कहीं बीमार ना पड़ जाए। कविता, मुरली ने रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर कहा। कविता पसीने से लथपथ थी। उस
आंखें गुस्से में रोने से लाल थीं। यह मुरली देख पा रहा था। कविता की जिंदगी में दुखों के बादल कभी नहीं छाए थे। वे एक अच्छे घर की लड़की थी, 10वीं पास थी, जो उसके लिए कॉलेज से कम न था। घर में 3 और बहनें थीं जो आसपास के गांव में ब्याह दी गई थीं, और 2 भाई थे जिनके पास पिता के छोड़े हुए खेत खलिहान थे, मकान था और माँ के कुछ गहने भी। कविता के हिस्से नाम मात्र की चीज़ें आई थी, लेकिन घर में सबसे छोटी होने के नाते उसे इसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी। सो वह खुश थी। अपने घर और आसपास की सहेलियों में वह पहली थी जो शादी कर दिल्ली आई थी। मुरली सुंदर लड़का था, और शादी के बाद जो कुछ एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है, वह सब उसे उससे मिला था। मुरली की बातें, रवैया, बोलचाल सभी से कविता प्रभावित थी और उस पर मर मिटती थी। कोमल के जन्म के बाद से तो उसे जैसे सब कुछ मिल गया था। उसका मानना था कि एक बच्ची को वह जितना सुख दे सकते हैं उतना 2 बच्चों को नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए वह दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी। मुरली उसकी इस बात से बेहद प्रभावित हुआ था और हामी भर दी थी। जीवन का यह पहला और सबसे बड़ा आघात कविता को इस तरह लगेगा, यह उसकी कल्पना से परे था। वह मुरली को किसी और से बांटने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और किसी गैर औरत के साथ संबंध रखने की बात तो उसके दिल में उतर नहीं रही थी। उसे लगने लगा जैसे मुरली इतने साल उससे प्यार करने का केवल ढोंग रचता आया है, और उसकी खुशियों का संसार केवल झूठ की इमारतों से बना हुआ था। कविता, एक बार बात तो सुन लो, मुरली ने एक बार फिर कहा, लेकिन कविता ने उसे देखकर मुंह फेर लिया था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरा उस औरत, मुरली कह ही रहा था कि कविता ने उसकी बात बीच में ही काट डाली और बोली, इसीलिए आते थे तुम यहाँ? और कितनी औरतों के साथ घर बसाए हैं तुमने, और कितने बच्चे पाले हुए हैं यहाँ? उसका गला रूंध गया था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तुम जानती हो। यह बस सालों पहले की गलती थी, और बस एक ही बार हुआ था जो हुआ था। मैं इस औरत से उसके बाद कभी मिला भी नहीं। ना मुझे कुछ सालों पहले तक सुमन के बारे में पता था। मेरे लिए तुम और कोमल ही मेरा सब कुछ हो, और कोई भी नहीं। हाँ, इसीलिए तो धोखा दिया है इतना बड़ा। मैं कल ही अपने भैया के घर चली जाऊंगी मनीना। रख लेना अपनी दोनों बेटियों को और उस औरत को अपने पास। मुझे ना यहाँ रहना है, ना किसी से कोई रिश्ता रखना है। ये दिन देखने से अच्छा तो मैं शहर में कोरोना से ही मर जाती। कविता कहती ही जा रही थी। तुम कहीं नहीं जाओगी और ना मरने की बातें करोगी। मुरली की आंखों में आंसू थे। वह कविता के आगे घुटनों के बल झुक गया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले कहने लगा, मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया, किसी से नहीं किया तुम्हारे अलावा। सच कह रहा हूँ। हम जल्द ही दिल्ली चलेंगे और इस गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुरली सुबकने लगा था। कविता और मुरली दोनों ही रोए जा रहे थे, और अब शब्द भी उनके कंठ में अटक कर रह गए थे। कुछ देर ही बीती थी कि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। मुरली उठा और मुंह पोंछकर दरवाज़ा खोलने गया। कविता ने सिर पर दुपट्टे से पल्ला डाला और रसोई से बाहर खड़ी हो देखने लगी। दरवाजे पर खुद को मुखिया समझने वाले कुछ बुजुर्ग, चौधरी बन घूमने वाले कुछ नौजवान, जिनमें से कईयों को मुरली जानता था। लाठी लिए एक बूढ़ी औरत जिसे उम्र के चलते चौधराइन बनने की पूरी इजाज़त थी। कुछ औरतें जो मुंह पर पल्ला डाले चुगली के इस सुनहरे अवसर को छोड़ना नहीं चाहती थी, और कुछ बिना किसी मतलब के आए बच्चे थे। किशोर भी वहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि असमंजस के भाव मालूम पड़ते थे। मुरली ने हाथ जोड़े तो बाहर खड़े लोगों में से मुरली के दूर के ताउल लगने वाले वृद्ध पूरे अधिकार से आंगन में आने लगा, जिनके पीछे पूरी फौज भी आ धमकी। मुरली जानता था अब यहाँ पंचायती होगी और उस पर खूब कीचड़ उछलेगा, पर वह यह नहीं जानता था कि असल कीचड़ में किशोर लथपथ होने वाला है। लोगों ने आंगन का कोना कोना घेर लिया, और कोई चारपाई तो कोई ज़मीन पर ही चौकड़ी जमा बैठ गया। गांव में सुबह से तुम लोगों के बारे में बातें हो रही हैं। हमने सोची कि पूछें गांव में का माजरो है। बुजुर्ग मुखिया ने कहा, तेरे और किशोर की लुगाई के बीच का चल रो है तो खुद ही बता दे। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, मुखिया जी, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ऐसे कोई बात ना है।
दोनों छोरियों की शक्ल मिल रही है तो बस इत्तेफाक है, किशोर ने कहा। किशोर के मुंह से यह सुनकर मुरली को हैरानी हुई। मतलब या तो किशोर सब जानता है या जानना नहीं चाहता है। जा, दुनिया में एक शक्ल के 7 आदमी होते हैं, तुम लोग गांव के गवार ही रहोगे। बेमतलब बहस कर रहे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, घर को चलो। ये पंचायती करने का कोई फायदा नहीं है। बात का बतंगड़ मत बनाओ, किशोर ने फिर कहा। मुरली सबके बीच चुप बैठा था और कविता कोने में खड़ी सब सुन रही थी। ऐसे कैसे मान लें कि कोई बात ना है? हम कोई आंधळे थोड़ी हैं। तेरी बीवी का चक्कर है इस मुरली के साथ। हम जा बात की सच्चाई जानी वो चाहत हैं, एक ने कहा। मुखिया जी, तुम मेरे घर के मामले में मत कूदो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, किशोर बोला। ऐसे कैसे ना बोलें, ये तेरे घर का मामला नहीं है, अब गांव का मामला है। गांव की इज्जत का मामलो है, बूढ़ी औरत ने कहा। अरे चंपा, जा तू जाके इसकी लुगाई को बुला के ला, दूसरे बुजुर्ग ने कहा। ललिता भी मुरली के आंगन में आ गई। उसने मुंह घूंघट से ढका हुआ था और हाथ बांधे खड़ी थी। सुमन उसके साथ ही थी। हाँ, ये छोरी तेरी और मुरली की है, बता अब सबको, पीछे से आवाज आई। गांव से निकाल दो ऐसी औरत को तो, पति के पीठ पीछे रंगरलियां मनाने वाली औरत है यह, किसी औरत ने कहा। मैं ना कहता था ललिता भाभी के चाल चलन अच्छे ना हैं। अब देख लो, यह गली का ही कोई लड़का था जिसकी किशोर से अच्छी दोस्ती थी और ललिता से भी बेधड़ंग मजाक किया करता था। किशोर और मुरली चुपचाप खड़े थे और बोलने वाले मुंह केवल गांव के लोगों के थे। सभी कुछ ना कुछ कहे जा रहे थे। देखो अब भी कैसे खड़ी है, बोल किस किस के साथ चक्कर चल रहा है तेरा? मुखिया वृद्ध ने कहा। मैं सुमन के सिर पर हाथ रख के बोल रही हूँ, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, आखिर में सुबकते हुए ललिता ने कहा। इतना सब कह कर के भी मुंह खोलने की हिम्मत है इसकी, एक औरत ने कहा। मुंह दिखाने लायक न छोड़ा खानदान को। ये किशोर की दूर के रिश्ते की बुआ थी जिसने ललिता के कंधे पर जोर से प्रहार करते हुए कहा था। ये देख, गांव की एक दो और औरतें भी ललिता को गाली देने लगी और कभी उसकी पीठ पर कोई जोर से मारती तो कोई सिर पर। अपनी मम्मी के साथ ये सब होता देख सुमन जोर जोर से रोने लगी। ललिता ने सुमन का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का ही यहाँ कोई नहीं है। धक्के मार के गांव से निकालो इस औरत को, हमारी संस्कृति को मजाक बना के रख दियो। गांव की बाकी छोरियां क्या सीखेंगी इससे? जात बिरादरी में किसी को मुंह ना दिखा सकते अब, मुखिया ने कहा। मुझे इतना ज्ञान देने के बजाय आप इनको कुछ क्यों नहीं कहते? इनमें कमी है, पूछो इनसे, ललिता ने चिल्लाकर कहा। यह क्या बके जा रही है? आसपास मौजूद सभी लोग चौंक कर कहने लगे। क्या बके जा रही हूँ? शादी के बाद कोई सुख नहीं मिला इनसे, तो मेरे जो मन में आया है मैंने किया, इनसे कोई कुछ क्यों नहीं पूछ रहा है? ललिता ने कहा तो किशोर वहां से उठकर जाने लगा। किशोर के मुंह पर शर्मिंदगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। अरे कैसी बेशरम छोरी है, जा अपनी नाजायज औलाद को लेकर मर कहीं जा चुल्लू भर पानी में, किशोर की दूर की बुआ चिल्लाकर बोली। खबरदार, जो मेरी बेटी के लिए कुछ भी कहा, मेरा मुंह ना खुलवाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सुबह शाम महाभारत देखती हो उसमें तो बड़ा गुणगान करती हो, अर्जुन का, भीम का, वो कौन सा अपने बाप के जने हैं, उन्हें तो कभी नाजायज नहीं कहा, ललिता ने कहा। यह सुनकर दूर की बुआ के कानों से धुआं निकल गया। उन्होंने ललिता के बाल पकड़ लिए और उसे गालियां देने लगी, अब शब्द कहने लगी। वहां मौजूद लोगों में से कोई ललिता के साथ नहीं था, ना किसी ने उसके हक में कुछ कहा। मुरली भी चुपचाप ये सब देख रहा था। ये सब सुनते हुए कोमल भी कमरे से निकल आई थी और सुमन की ही तरह वह भी यह दृश्य देख रही थी। ललिता ने उन बुआ का हाथ पकड़ा तो एक और औरत ललिता पर हावी होने आ गई। यह देख कविता अपनी जगह से ललिता के बगल में आई और उन औरतों को हटाते हुए बोली। गलत क्या कह रही है वो? गलती इस अकेली की तो है नहीं। इसको मारने पीटने से या बच्ची को नाजायज कहने से आप लोगों को क्या मिलेगा? तू बीच में मत बोल, ये हमारे गांव का मामलो है, एक आदमी ने कहा। आपसे ज्यादा ये मेरे घर का मामला है, जाइए आप यहाँ से सभी, कविता ने कहा। यह औरत हमारे घर नहीं आएगी ना, इसकी छोरी को हम घर में घुसने देंगे, रिश्तेदार बुआ बोली। इस बात पर अन्य लोग भी हामी भरने लगे कि अब ललिता यहाँ नहीं रहेगी।
ललिता, इनकी बात मत सुनो। किशोर तुम्हारा पति है, ऐसे कैसे छोड़ सकता है तुम्हें? कविता ने कहा। ललिता ने कविता के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं अपनी माँ के घर अतरौली चली जाऊंगी। अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मेरी छोरी को ले गई तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ना वो पढ़ लिख पाएगी और ना उसके सिर पे बाप का साया होगा। कहते हुए ललिता मुरली की तरफ मुड़ी। तुम बाप होना इसके, रख लो इसे। मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं इसे ले जाने लायक नहीं हूँ। और इसके पापा को लगता था कि यह भगवान की कृपा से पैदा हुई है, लेकिन सच्चाई जानकर वो इसे अब नहीं अपनाएंगे। बच्चे किसी की कृपा से नहीं होते, यह समझने में उन्हें इतने साल लग गए। पर मुरली कुछ कहता उससे ही पहले कविता बोल पड़ी। सुमन हमारे साथ रहेगी, मेरी ना सही, इनकी तो बेटी है ना। लोग बड़बड़ाने लगे और कैसी औरत है बेचारा, घोर कलयुग आ गया है। बेचारा किशोर किसके पल्ले पड़ गया, कहते हुए निकलने लगे। आखिर में ललिता जाने लगी तो सुमन उससे लिपट गई। मम्मी कहाँ जा रही है? सुमन ने रोते हुए कहा। मुझे भी ले चल। नहीं, अब यही तेरा घर है। ललिता ने घूंघट हटाया और पल्लू से सुमन के आंसू पोंछने लगी। नहीं, मुझे अपने घर जाना है, पापा के पास जाना है, मुझे भी ले चल। एक बार कह दिया ना, यहीं रहना है। ना मैं तेरी माँ हूँ, ना वो तेरे पापा। बचपन में मांग लिया था तुझे हमने, अब और नहीं पाल सकते। जा अब। ललिता ने सुमन का हाथ झड़कते हुए कहा। कविता की आंखें भर आई थी यह सब देखते हुए। ललिता वहाँ से चली गई और कुछ देर बाद एक बैग में सुमन के कपड़े और कुछ खिलौने दे गई। मुरली ने ललिता को देने के लिए कविता के हाथ में कुछ पैसे दिए थे, जिन्हें लेने से कविता ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके इतने एहसान वह नहीं चुका पाएगी। जाते हुए वह सुमन को गले से लगाकर गई थी और सुमन उसे नहीं छोड़ रही थी। आखिर ललिता को उसे छोड़ जाना ही पड़ा। किशोर ललिता के जाते ही अपने चाचा के घर रहने चला गया था। लोगों के मुंह से बार बार जो कुछ हुआ वह सुनना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। जाते हुए वह सुमन से मिलकर भी नहीं गया था। शाम हो चुकी थी। सुमन कोने में खड़ी रो रही थी। कविता खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर यह सब कैसे हो गया। कोमल मुरली के साथ चारपाई पर बैठी हुई थी। कविता ने सुमन को अपने पास बुलाना चाहा, पर वह नहीं आई। वे खुद उठकर उसके पास गई, बोली, यह तुम्हारा घर है और यह तुम्हारी बहन है। हमें तुम चाची चाचा कह सकती हो। भूख लगी होगी ना, कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना है, सुमन ने सुबकते हुए कहा। नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी, कहकर कविता ने कोमल को देखते हुए कहा। कोमल इधर आ। कोमल आ गई। स्कूल में मैडम क्या कहती है, जब कोई खाना नहीं खाता तो क्या होता है? कविता ने कोमल से पूछा। खाना नहीं खाते तो पेट में दर्द होने लगता है और चक्कर आने लगते हैं और दिमाग कमज़ोर हो जाता है, कोमल बोली। लेकिन मम्मी तो कुछ और कहवे हैं, सुमन ने कहा। क्या कहती हैं? कविता ने पूछा। मम्मी तो कह रही कि पेट में भूख के मारे चूहे मर जाते हैं और बदबू आने लगती है। तू चिंता मत कर, मैं बिल्ली पकड़कर ले आऊंगी, वो तेरे चूहे खा जाएगी और बदबू भी नहीं आएगी, कोमल ने कहा। तो सुमन उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दी। यह देख मुरली और कविता मुस्कुराने लगे। उन्हें इस नई जिंदगी में ढलने में वक्त लगेगा, पर उम्मीदें थी कि सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।